हेलो गाइज, आप सभी का एक बार पुनः हमारे जो एयरफोर्स वाई ग्रुप या मेडिकल असिस्टेंट के लिए जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं रागा का, उनमें आपका स्वागत है। हम शुरू करते हैं आपका बिना समय वेस्ट किए। सबसे पहले क्वेश्चन मैथमेटिक्स का कि 8,000 रुपये की धनराशि है, उस पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट है और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। पहले के प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन को लिया था और तरीका बताया था। पहला तरीका होता है कि जब आप 2 साल के सीआई और एसआई के बीच में अगर गैप ज्ञात करना है, डिफरेंस ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए पहले पी आर बाई 100 का स्क्वायर। यहां से आप आराम से कर सकते हो। पी यानी प्रिंसिपल कितना आपका 8,000 रुपये की धनराशि है और आपका रेट कितना है 5%। बट्टे में क्या आ जाएगा 100 और इसका कर लीजिए आप स्क्वायर। आप यहाँ से 8,000, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000। अब यहाँ 3 जीरो से ये 3 जीरो चले गए, 5 से काटोगे तो ये 5 बार और 5 से काटोगे 2 बार, 2 से काटोगे तो 4 बार, 520 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको और तरीके से करना चाहूँ, ये एक बेसिक तरीका जो हर स्टूडेंट अप्लाई करेगा, लेकिन मैं सोचता हूँ इस तरीके से करने के बजाय आप थोड़ा एडवांस सोचो इसके बारे में कि हम इसको ऐसे करें तो कैसे। कि हमें लोग पता है कि 5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 2 साल है, तो ईयर जब कम है तो हम आप आसानी से इसको क्या कर सकते हो, जो रेट है इसको सिंपल इंटरेस्ट में कन्वर्ट कर लीजिए और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट में। आप बोलोगे अगर रेट 5% है और सिंपल इंटरेस्ट है 2 साल है, इसका मतलब 2 साल में ब्याज कितना मिला होगा 10% मिला होगा। और आपको जो चक्रवृद्धि ब्याज है 10% तो मिला ही मिला है, 5 और 5 10 तो मिला है, और उसके ऊपर फिर कितना मिला है। देखो इसको कैसे निकालते हैं। अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज करते हो 2 साल का, तो पहले 5% मिला, फिर 5% सक्सेसिव लगेगा इसमें, प्लस 5 गुणा 5 और बट्टे में कितना आ जाएगा 100। यहाँ से गुणा करोगे, देखो भाई 5 5 10 हो गया और ये हो जाएगा 0.25, तो ये हो गया 10.25। इसको यहाँ से सोच सकते हो कि 5 यहाँ भी मिला, 5 यहाँ भी मिला, इसका मतलब जो इसका गैप है वो यही है, जो इसका गैप है यही है, यानी 0.25 क्या है इसका गैप है, यानी 0.25% क्या है इन दोनों के बीच में डिफरेंस। जबकि आपका जो डिफरेंस हमारे को ज्ञात करना है, यानी इस 8,000 का 0.25 ज्ञात कर लीजिए। 8,000 रुपये का क्या ज्ञात कर लीजिए 0.25%। परसेंटेज हटेगा नीचे क्या आ जाएगा 2 जीरो, और ये पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा 2 जीरो। अब ये फिर से कैलकुलेशन वही है, 3 जीरो से 3 जीरो कट के 25 से काटोगे 5 बार, 5 से काटोगे 5 बार और 5 से काटोगे 2 बार, 2 से काटो 4 बार, 5 और 20। तरीका ये भी ठीक है। इससे क्या करना, पहले आप सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का कितना हो जाएगा 5 और 5 10, और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा सक्सेसिव हो गए, पहले 5 5 10 और फिर 5 पे 5 मिल जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 5 25 बटा 100, ये जिसका मान हो जाएगा 0.25। और यही आपका दोनों का क्या है डिफरेंस है। इस तरीके से भी क्वेश्चन को आप कर सकते हो, ये आपका बेस्ट तरीका है, इस तरीके से आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगाएगी। देखिए जब किसी बिजली के खंभे या आदमी को जब पार करेगी तो उसकी डिस्टेंस को नगण्य मानते हैं, उसकी डिस्टेंस को क्या मानोगे आप 0 मानोगे। अब इसकी लेंथ कितनी है 180 मीटर है और स्पीड कितनी है 54 किलोमीटर प्रति आवर, यानी जो आपको टाइम भी पूछा गया सेकंड में पूछा गया। यानी इस जो आपकी जो स्पीड है, पहले इसको क्या कर लीजिए मीटर प्रति सेकंड में कर लीजिए, यानी किलोमीटर प्रति आवर में जो चीज दी है, अगर इसको आप मीटर प्रति सेकंड में करोगे तो किससे गुणा करना है 5/18 से आपको क्या कर देना है गुणा कर देना है। तो आप कर दीजिए, जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी 54 इंटू 5/18, 18×3 = 54, और स्पीड कितनी आ जाएगी 15 मीटर प्रति सेकंड। ये आपकी क्या आ गई स्पीड आ गई। लेकिन हमें क्या चाहिए कि कितने समय में। अब देखो भाई आपको पता होना चाहिए स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें लोग को क्या चाहिए समय। स्पीड कितनी आ गई 15 और डिस्टेंस कितना आपका 180 मीटर, कितना 180 मीटर, और समय हमें पता नहीं है। समय कैसे ज्ञात करेंगे 180 में किसका भाग दे देंगे 15 का, 15 का भाग देंगे, देखो भाई 15 10 150 और 15 12 180, यानी इसका टाइम कितना लग जाएगा 12 सेकेंड। इसको इस तरीके से हम कर सकते हैं।
कि सबसे पहले आपका जो स्पीड है, स्पीड के फॉर्मूले को देखिए कि इसमें आपको डिस्टेंस और टाइम निकालना, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और टाइम हमारा ज्ञात करना है, डिस्टेंस हमारे पास कितनी है 180 मीटर, क्योंकि वो सिर्फ किसको पार कर रहा है, बिजली के खंबे को पार कर रहा है। अगर किसी पुल को पार करता है उस कंडीशन में क्या होता है, जो डिस्टेंस होती है वो ट्रेन की डिस्टेंस के साथ ऐड हो जाती है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ये दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा, यानी भाई ये दोनों आदमी मिलकर किसी काम को 3 दिन तक करेंगे, उसके बाद जो काम शेष रह जाएगा उसके बारे में हमारे को बताना है। तो जब भी आप जो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करते हो उस समय क्या करना है, दोनों के जो समय दिन है उनका क्या ले लेना एलसीएम, उससे क्या आ जाएगा हमारा टोटल टाइम हो जाएगा। मान लो कि एक किसी काम को 12 दिन में कर रहा है और बी उस काम को कितने दिन में कर रहा है, आप बोलोगे सर 15 दिन में कर रहा है, यानी जो टोटल टाइम है, टोटल वर्क है वो कितना आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा। आप बोलोगे इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 60, कितना आ जाएगा 60, 12 से भी कट रहा है 15 से भी कट रहा है, इसका मतलब एलसीएम कितना आ गया 60। अगर आपका टोटल टाइम 60 है और दिन आप 12 ले रहे हो, इसका मतलब आप एक दिन में कितना काम कर रहे हो 5, और अगर बी है 15 दिन में 60 काम कर रहा है, इसका मतलब एक दिन में कितना कर रहा है 4। ये क्या आ गई, इसकी स्पीड आ गई, एक दिन में 4 कर रहा है, 15 दिन में कितना कर देगा 60। ये इसकी एफिशिएंसी या कार्य क्षमता बोल सकते हो। अब बोला कि दोनों एक साथ मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं, अगर दोनों एक साथ मिल जाए तो वो एक दिन में कितना काम करेंगे 9 काम करेंगे, लेकिन ये तीनों 3 दिन तक करते हैं, इसका मतलब इन दोनों ने क्या किया 27 काम कर दिया। कितना काम कर दिया 27, यानी इन दोनों ने 27 काम कर दिए 60 में से। टोटल काम कितना था आपका 60, इसमें से इन दोनों ने कितना काम कर दिया 27, यानी काम बचा कितना भी 33, कितना बचा है 33, और टोटल काम में से कितने में से 60 में से। तो आप देखो भाई, अब यहां से देखोगे ऊपर जो आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल आना चाहिए, डायरेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा बी, 11/20। सॉल्व भी कर सकते हो और आपको पता भी लग गया होगा यहां तक पहुंचने के बाद। तो ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का, इसमें आपको पहले एलसीएम लेना जरूरी है। अब इसको मैं बेसिक से समझाता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बेसिक समझिए ताकि इसका एक बार जो कंसेप्ट वो क्लियर हो जाएगा। दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। मान लो ये आपका पास 40 लीटर क्या है मिश्रण है, इस मिश्रण में 10% पानी है। अगर 10% पानी है इसका मतलब पानी कितना है 4 और दूध कितना है 36, कितना है 36। अगर मिश्रण में पानी की मात्रा में 20% करनी है तो हम सोचें कि ऐसा इसमें क्या मिला दिया जाए और उसका 20% हमारे पास कितना आ जाए, ताकि ये भी 36 बना रहे। दूध हमारा, हम दूध नहीं मिला रहे, हम मिश्रण मिला रहे हैं। मिश्रण में क्या करना है हमारे को, सिर्फ पानी मिलाना है। कितना पानी मिलाएं कि पानी कितना हो जाना चाहिए 20% हो जाए। तो इसका मैं पहले बेसिक बता रहा हूँ, बेसिक देखिए इसका। मान लो कि अगर टोटल मिश्रण कितना है, बोलोगे 40, और 40 में से 4 क्या है पानी, इसका मतलब कितना आ गया 10%, कितना आ गया 10%, यानी 40 में से 4 का मतलब क्या हो गया 10%, 10% का मतलब भी हो गया 40 में से 4। लेकिन अभी एक क्वेश्चन क्या हमारा कि टोटल मिश्रण है उसमें हम कितना क्या मिलाएं, कितना पानी मिलाएं ताकि पानी कितना हो जाए 20 हो जाए, कितना हो जाए 20। ये हमें सोल्व करना है, बस इजी है। यहाँ से आप सोल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू आएगी 5, कितनी आएगी 5। लेकिन इसको मैं और तरीके सोचूं तो सोचने का तरीका ये है मेरा कि अगर 40 लीटर मिश्रण है और 10% पानी है, 10% का मतलब है अगर इसमें पानी कितना है 10%, इसका मतलब है 90% क्या हो गया दूध हो गया, 90% क्या हो गया दूध हो गया। अगर इनका रेशियो लूंगा तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये रेशियो क्या बन गया 9:1 बन गया। कितना बन गया 9:1। अब बोला इसमें क्या मिलाना, हमारे को सिर्फ पानी मिलाना, इसका मतलब दूध चेंज नहीं होना चाहिए, दूध चेंज इसमें नहीं होना चाहिए। या मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, एक बार इस चीज को सोचना, अगर ये 36 है, दूध हमारा 36 है और ये कितना हमारा 4 है, तो अब मुझे पानी क्या करना है 20% करना है। तो एक बार मैं दिमाग में सोचूंगा कि अगर इसमें कितना क्या मिलाऊं ताकि इसका 20% ये सेम आ जाए। अब देखो भी, जैसे मान लो मैंने 5 मिला एग्जाम्पल के लिए, 5 मिला, इसका मतलब मिश्रण कितना हो गया आपकी बार 45, कितना हो गया 45। अगर इसमें मैं पानी 5 मिला दूंगा ये कितना हो जाएगा 9। क्या 45 का
20% 9 हो रहा है, बोलोगे हाँ सर 9 हो रहा है, और 36 का क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। तो ये भी आपका डायरेक्ट आंसर हो सकता है। इस चीज को बेसिक से कर लेना अगर आपको नहीं समझ में आया तो। एक दुकानदार एक वस्तु को 15% के लाभ पे बेचता है। यदि इसे 10% कम मूल्य पर खरीदा होता और 4 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। पहले इसको एक बार डायग्राम बना लीजिए। एक दुकानदार की जो 15% के लाभ है, मानता हूं कि जो सीपी है ये एसपी हो गया। अगर वस्तु का सीपी 100 है और 15% के लाभ पे, इसका मतलब कितने बेचा इसने, 115 में बेचा। ठीक है भाई। अगर उसने क्रय मूल्य को 10% कम कर लिया, अगर हमारा जो सीपी है अब उसने क्या कर दिया, 10% कम कर दिया, इसका मतलब सीपी कितना बन गया अभी, 90 बन गया, और 4 रुपए कम में बेचा होता है। जो एसपी है वो 115 से कितना कम बेचा, 4 रुपए कम में बेचा। तो उस कंडीशन में वस्तु का जो लाभ होता है 25% होता है। यानी इसका 25%, इसका क्या हो जाएगा 25%, ये 90 का 25% में बेचा होगा तो 125%। यानी उसने सेल कितने में किया, 125 में। इसको सोल्व करोगे तो 5 बार, इसको करोगे 4 बार, और 4 से इसको करोगे तो आप ये आ जाएगा 112.5। कितना आ जाएगा, 112.5। इसको सोल्व करना आपको पता चल जाएगा 112.5। ये 450, 450 में 4 का भाग दोगे तो 112.5 आएगा। हाँ सर ठीक है। यानी जो पहले एसपी था वो था 115, अब एसपी जो है 112.5 है। तो एसपी कितना कम हुआ, आप बोलोगे सर एसपी 2.5 कम हुआ। कितना हुआ कम, 2.5, जबकि पैसे में कितना हुआ, 4 रुपए कम हो गया। अब बोला आपको वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य कितना होना चाहिए, 100। अब मैंने बोला यहाँ से एक पॉइंट हटाओगे कितना बन जाएगा, यहाँ पे 0। क्या बन जाएगा, 0। अब इसको यहाँ से 4 से गुना करोगे तो ये बन जाएगा कॉस्ट प्राइस 100। इधर भी 4 से गुना करोगे तो ये बन जाएगा आपका सेलिंग प्राइस, नया वाला कॉस्ट प्राइस कितना बन जाएगा, 160। ये कॉस्ट प्राइस बन गया 160 रुपए। यानी 160 रुपए को पहले आपने 15% में बेचा, फिर उसने यदि 10% क्रय मूल्य कम कर दिया, उस कंडीशन में 4 रुपए कम में बेचा होता तो 25% का लाभ होता। अब इस चीज को वापस समझना, एक बार चीज को आप नहीं समझ पाए होंगे। जैसे ही ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको डायग्राम बनाना, क्या करना, डायग्राम। तो पहले एक ही लाइन को समझो कि अगर वस्तु को 15% के लाभ पे बेचा, इसका मतलब 100 की वस्तु को 115 में बेचा। यदि उसने 10% कॉस्ट प्राइस को कम कर दिया, यानी जो आपका क्रय मूल्य पहले 100 था उसको कितने कम कितना कर दिया, 10%। इसका मतलब कितना हो गया, अभी कॉस्ट प्राइस आपका 90 हो गया। जैसे ही आपने कॉस्ट प्राइस कम किया और आपने उसको 4 रुपए कम में बेचा, यानी जो आपका सेलिंग प्राइस पहले था उससे क्या हो गया कम, 4 रुपए कम हो गया। कितना रुपए कम हो गया, 4 रुपए। उससे क्या हो गया, आपको 25% का लाभ होता है। यानी अब नया कॉस्ट प्राइस कितना, 90, और 90 पे कितना लाभ हो रहा, 25। ये 90 की वस्तु 125 में जा रही है, कितने में जा रही है, 125/100। और इसको सोल्व करोगे तो कितना बन जाएगा, 112.5, 112.5। अब देखो भी आप परसेंटेज में डिफरेंस कितना आ रहा है, आप बोलोगे परसेंटेज में डिफरेंस आ रहा है 2.5 का। कितना आ रहा है डिफरेंस, 2.5 का। कितना डिफरेंस आ रहा है, 2.5 का। और 2.5 की वैल्यू कितनी है, 4। आपको दे रखा कि भाई पहले एसपी था 115, अब एसपी बना 112.5। इसका मतलब 2.5 कम हो गया। कितना कम हो गया, 2.5। और 2.5 का मतलब हो गया कि 4 कम हो गया। परसेंट में दे रखा 4 रुपए कम, जबकि हमने देख रहे हैं कितना कम हो गया, 2.5। 2.5 की वैल्यू कितनी है, 4। अगर 2.5 की वैल्यू 4 है तो पॉइंट हटाए हमने, यहाँ बन जाएगा 0। अब मुझे पता है कि अगर मुझे कॉस्ट प्राइस चाहिए यानी 100, और 25 में मुझे 100 दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसको 4 से गुना करूंगा और इधर भी 4 से गुना करूंगा तो 40 गुना 4 कितना हो जाएगा, 160। ये अब समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट देखो, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना, जो एज का क्वेश्चन आता है उसमें एक बंदा मिलेगा और क्या हो जाएगा, आपकी जो औसत है वो एवरेज है बढ़ जाएगा। कि 15 छात्रों की कक्षा में जो औसत है वो 18 वर्ष है। यानी जैसे पहले 15 लोग थे और 15 लोग का औसत कितना, 18। इसका मतलब टोटल क्या हो गया, 100, जो भी आप मल्टीपल कर लेना इन दोनों को, ठीक है। आयु है तो पहले 15 की 18 गुना कर लिया, इन टोटल आयु आ गई हमारे पास। यदि शिक्षक शामिल हो जाए, यानी अब 15 + 1 कितना हो जाएगा, 16। कितना हो जाएगा, 16। और उस कंडीशन में जो आपका एवरेज है वो कितना बन जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, यानी 18 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 19। कितना हो जाएगा, 19। यानी यह बन गई टोटल एज। पहले थी इतनी एज, यानी स्टूडेंट 15 थे उस टाइम, उनका एवरेज 18 था, उस कंडीशन में ये टोटल एज थी। अब एक टीचर मिल गया तो एवरेज भी 1 बढ़ गया, और 1 बढ़ने से टीचर भी बढ़ गया। तो इन दोनों का जो गैप होगा वही क्या होगा, टीचर का एवरेज होगा। अब इसको गुणा करने का तरीका देखो भाई, अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो कहने का मतलब है
नया एवरेज है उसमें से पुराने एवरेज को घटा लीजिए। अब आप बोलो गुणा कैसे करेंगे सर? तो गुणा करना बड़ा आसान है। अगर 16 को मैं 20 से गुणा करता हूं तो आएगा 320। हमें 20 से गुणा नहीं करना, 19 से करना है। तो 320 में से मैं 16 कम कर लेता हूं। तो 320 में 16 कम करोगे कितना बन जाएगा? 304। अब यहां देखो भाई, अगर 15 को मैं 15 से गुणा करूंगा तो कितना बन जाएगा? 225। लेकिन अगर 15 को मैं 18 से गुणा करूं, इसका मतलब 3 और करना पड़ेगा, 45। 225 प्लस 45 कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 225 प्लस 245 270। कितना हो जाएगा? 270। इनके बीच में गैप कर लीजिए, ये बनेगा 4 और 10 में से ये जाएगा तो 334। 34 ईयर्स की भी बन जाएगी एज। तो ये कैलकुलेशन करनी आपको आनी चाहिए, गुणा करने की आपको जरूरत नहीं है। आगे देखो, यदि किस संख्या के 60% में से 60 घटा जाए तो वो संख्या 60 प्राप्त होती है। तो मैंने बोला कोई संख्या ले लेता हूं, उसका 60% निकालता हूं, फिर उसमें 60 घटा देता हूं। अगर मैं 200 का 60 निकालूं तो आप बोलोगे 200 का 60% निकालना आसान है, इसलिए मैंने इस ऑप्शन को चूज किया। अब मुझे पता नहीं ये आंसर है कि नहीं, लेकिन मैंने चूज इसको किया है। 200 का 60% निकालूंगा तो आ जाएगा 120, और 120 में से अगर मैं 60 घटाऊंगा तो क्या 20 प्राप्त हो रहा है? 60 प्राप्त हो रहा है। बोला हाँ सर, तो ये आपका आंसर हो गया। इसको ऐसे नहीं करने चाहो, अगर ऑप्शन से करने चाहो तो कैसे करोगे? देखो भाई, मान लो 60% का मतलब कैसे होता है? 60% का मतलब होता है 60/100, और इसको सोल्व करोगे तो क्या बन जाएगा? 3/5। अगर टोटल नंबर हमारा 5 है और उसमें से जो 3 है, यानी इसमें से आपने क्या घटाया? 60 घटाया है, तो ये आपकी जो संख्या है वो 60 प्राप्त हो रही है। अगर इसको यहाँ से फ्रैक्शन में करने की कोशिश करोगे तो यहाँ सोल्व होने में दिक्कत आएगी। यानी कि संख्या के 60% में से आपने 60 घटाया है, तो किस संख्या का 60% 3 है, और 3 में से आप 60 घटाओगे कितना बनेगा? 60। जो कि यहाँ से सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? डाटा थोड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। लेकिन अगर बेसिक से करोगे, इसको बेसिक से देखना, इसको कैसे करोगे आप? बेसिक है कि मानना कोई संख्या n है और उसका 60% मैंने मान लिया ये 60, और उसमें से मैंने इसमें से 60 घटा दिया, तो हमारा परिणाम कितना बन गया? 60। ये अड़ाई जी है, तो n गुणा 60% और 60 उधर जाएगा, माइनस माइनस प्लस 120 बन जाएगा। आप बोलोगे सर n 120 और बट्टे में 60% लेकर आओगे तो 60 ऊपर हो जाएगा, नीचे रह जाएगा, और परसेंटेज से 100 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। 0 से 0 चला जाएगा, 6 से काटोगे 2 बार, 2 गुणा 100 कितना आ जाएगा? 200। ये हो गया इसका बेसिक। क्या हो गया? बेसिक। ऐसे भी आप इसको कर सकते हो। अगला है, वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले फीफा जो वर्ल्ड कप है पुरुषों वाला, वो 23वां था, वो इसकी मेजबानी कौन से देशों ने संयुक्त रूप से की? यानी कौन कौन से देश थे जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी की है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फीफा, देखो इस मैप को समझना एक बार। ये जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये मैप है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आपको कौन सा महाद्वीप दिखाई दे रहा है? आप बोलोगे सर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ये कौन सा महाद्वीप है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट बोलते हैं महाद्वीप को। अब यहाँ पर जो देश है, ये देखो भाई, आपको दिखाई दे रहा होगा कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये हो गया आपका कनाडा, ये हो गया आपका नीचे वाला मैक्सिको, और ये बीच में क्या हो गया? यूएसए। इसी बोलते हैं हम टोटल उत्तरी अमेरिका। क्या है इसका? उत्तरी अमेरिका। यानी जो उत्तरी अमेरिका के अंदर जो देश थे, इन सब ने ये भाग लिया। ये था कनाडा ऊपर वाला, ये बीच में आ गया आपका यूएसए, और ये आपका हो गया मैक्सिको, और यहाँ पर क्या है? मैक्सिको की खाड़ी भी है। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। और नीचे कौन सा महाद्वीप है? आप बोलोगे सर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। इनके बीच में कौन सी नहर है? आप बोलोगे सर पनामा नहर। कौन सी नहर है? पनामा नहर। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। पनामा नहर किन दो महाद्वीपों के बीच में है? तो आप बताओगे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में कौन सी नहर है? पनामा नहर। नेक्स्ट देखो, प्रसिद्ध इतिहास पुस्तक इंडिका के लेखक, ये राइटर पूछा गया, इंडिका के राइटर कौन थे? तो मैग्नेटिस थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी कवि भी रहे। नेक्स्ट देखो, भारतीय वायुसेना के केंद्रीय वायु कमान, सेंट्रल एयर कमांड बोलते हैं, जिसे CAC भी बोलते हैं। ठीक है, ये कमांड कहां पर है? इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां पर है? तो प्रयागराज। आपने सुना होगा प्रयागराज। इसका पहले नाम, इसका नया नाम, पहले इसका नाम था इलाहाबाद, अब इसका नाम क्या हो गया? प्रयागराज। प्रयाग का मतलब होता है ना दो नदियां मिलती हैं। यहाँ कौन सी दो नदियां मिलती है? सोचो एक बार, इस चीज को समझना है। इस चीज को समझो कि यहाँ कौन सी दो नदियां मिलती है, एक बार समझना इसको। ये मान लो ऊपर से आ रही गंगा,
ये मान लो भागीरथी और ये अलकनंदा आके मिलती है। इस पॉइंट का नाम है देवप्रयाग। क्या नाम है? देवप्रयाग। क्वेश्चन आता है कि गंगा का नाम, गंगा कहाँ से? तो देवप्रयाग से। कहाँ से? देवप्रयाग से। अब ये नदी आगे बढ़ती है, गंगा, ये गंगा नदी आगे बढ़ रही है और ये पॉइंट है यहाँ पे आके यमुना मिल जाती है। कौन सी? यमुना। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी पूछेगा तो कौन सी हो गई? यमुना। कौन सी हो गई? यमुना। तो यमुना नदी आके मिलती है। इस पॉइंट का नाम है प्रयागराज। क्या नाम है? प्रयागराज, जहां 2025 में क्या हुआ? कुंभ मेले का आयोजन हुआ और यहीं पे क्या है? सेंट्रल एयर कमांड का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट देखो, लाइट ईयर इन प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? अब इसको देखोगे तो आप बोलोगे सर प्रकाश वर्ष, वर्ष का मतलब हो गया समय, और आपने लगा दिया ए ऑप्शन और ये हो गया गलत। प्रकाश वर्ष है वो किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है, और दूरी की सबसे बड़ी इकाई है वो पारसेक है। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको इकाई तो पता ही होगी काफी। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी। अगर मैं दक्षिणी भारत की बात करता हूँ, इस प्रकार से अपना दक्षिणी भारत है, जिसे हम प्रायद्वीपीय भारत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। ये प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीप का मतलब होता है भूमि का वो भाग जिसके तीनों तरफ क्या हो? वाटर हो। अगर छोटा भाग है और चारों तरफ पानी है, इसे बोलेंगे हम द्वीप। क्या बोलेंगे? द्वीप। और भाग बड़ा है और चारों तरफ पानी है, इसे बोलेंगे कॉन्टिनेंट या महाद्वीप। क्या बोलेंगे? महाद्वीप। और तीनों तरफ पानी है, इसका मतलब ये क्या हो गया? आपका प्रायद्वीप। तो ये प्रायद्वीपीय भारत है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की तो यहाँ पर है, वो है अनाईमुड़ी। क्या नाम है? अनाईमुड़ी। और ये केरल के अंदर है। कहाँ पे है? केरल के अंदर है। केरल के अंदर है ये अनाईमुड़ी। और ये पश्चिमी घाट, ये घाट, इस घाट का नाम है पश्चिमी घाट। इस घाट का नाम है पश्चिमी घाट। और ये जो घाट है इसका नाम है पूर्वी घाट। तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो उस कंडीशन में भी आंसर क्या होगा? अनाईमुड़ी। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? तो भी कौन सा होगा? अनाईमुड़ी। ठीक है। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के, किस आर्टिकल के अंदर कहा गया भारत के राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया जा सकता है, उसे हटाया जा सकता है? इम्पीचमेंट बोलते हैं इसे, यानी इसको राष्ट्रपति है, इसको हटाया जा सकता है। तो आर्टिकल नंबर 61 में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति पर क्या हम लगा सकते हैं? महाभियोग लगा सकते हैं। और भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वो किस आर्टिकल के अंदर कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? वो आर्टिकल नंबर 52 के अंदर कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और आप बात करोगे कि भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो ये आर्टिकल नंबर 76 में कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, आर्टिकल नंबर 76। अगर मैं बात करूं, राष्ट्रपति किसी की समाधान की शक्ति होती है राष्ट्रपति के अंदर, वो आर्टिकल नंबर 72। आर्टिकल नंबर 72 के अंदर पार्डन यानी जो समाधान की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का क्या नाम था, जिसमें कई देशों ने भाग लिया? तो ये था तरंग शक्ति। यानी तरंग शक्ति एक भारतीय वायुसेना द्वारा चलाया गया अभ्यास था, इसमें कई देशों ने भाग लिया था। एक वायु शक्ति होता है, वायु शक्ति में क्या होता है कि जो एयरफोर्स होती है वो अपना प्रदर्शन दिखाती है इसके अंदर वायु शक्ति में। अगर मैं बात करूं गरुड़ की, तो ये होता है भारत और फ्रांस, इंडिया और फ्रांस के बीच में कौन सा है? गरुड़ शक्ति। तो इंडिया और फ्रांस के बीच में कौन सा हो गया? गरुड़ शक्ति। अगला देखो, यदि किसी दर्पण को रेखा ए बी पर रखा जाए और दी गई आकृति की सही छवि पूछी, यानी आपको मिरर इमेज पूछा गया है और ऐसा बताया गया डिफेंस आपका वर्ड है, यानी आपके पास क्या लिखा गया? डिफेंस। डिफेंस आपका लिखा गया है और डिफेंस से क्या पूछा गया आपसे? उसका मिरर इमेज पूछा गया और बोला कि दर्पण आपके दाईं ओर रखा है, तो ये आपके दाईं ओर क्या लिख दिया आपने? दर्पण रख दिया। अब मेरे को बताओ दर्पण इमेज की क्या क्या विशेषता होती है? दर्पण इमेज की विशेषता होती है कि उसके लेफ्ट से राइट चेंज होगा, टॉप से बॉटम चेंज नहीं होने वाला है। तो भाई ये टॉप से बॉटम चेंज नहीं होगा, ये कहां से आ गया? ये नहीं होगा, दो नहीं। और सबसे पहले वाला होगा वो सबसे पहले आएगा और सबसे लास्ट वाला होगा सबसे लास्ट में आएगा। अब डी का उल्टा होना चाहिए, डी का उल्टा, सही है सर। ई का भी उल्टा होना चाहिए, ई का उल्टा भी है, एफ का उल्टा भी है, ई का उल्टा भी है, एन का उल्टा भी है, सी का भी उल्टा है, ई का भी उल्टा है, इसका मतलब यही सही है। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, इसमें डी आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये गलत हो गया। आप देखोगे इसमें कि सी है और सेम दिखाई दे रहा है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब एफ को उल्टा कर दिया, ऐसे भी गलत कर सकते हो इसको, एफ को इसने उल्टा कर दिया। और इसका ई है सबसे पहले, इसके बाद सी है, सी के बाद एन है, एन के बाद ई भी हो गया, लेकिन डी आपने क्या कर दिया? यहाँ से गलत कर दिया। आपको ऑप्शन काटना है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई, ये कोई लॉजिक दिया कि हमें कोई
चीज है उसको सेट करना है, एक ऑर्डर में लेके आना है। सबसे पहले बोला कि आप बीमारी, डॉक्टर, परामर्श, दवा और स्वास्थ्य लाभ, इसको किस चीज में हम अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम होंगे बीमार, क्या होंगे, बीमार, यानी हमारा पहला नंबर पे एक आएगा, तो ये नहीं, ये गलत हो गया। फिर हम जाएंगे डॉक्टर के पास, यानी पे 2 आएगा, तो ये गलत हो गया। फिर हम डॉक्टर से क्या लेंगे, परामर्श लेंगे, तो ये गलत हो गया, और ये आपका सही हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। आगे देखो, ये आपका फिर एक मिरर इमेज का क्वेश्चन है, यानी आपका मिरर इमेज का क्वेश्चन है, आपसे इसमें इसका पूछा गया, अगर लाइन ऐसी है तो मिरर में कैसी हो जाएगी, ऐसी, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता है। फिर आपका देखो इसमें कलर कहीं है नहीं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। टाइम बचाना, टाइम फटाफट इसको करके आगे निकल जाना। आकृति वाले क्वेश्चन ऐसे ही करना, आकृति आपको नहीं बनानी वहां पे। नेक्स्ट देखो, आप बोलोगे सर ये खाली जगह श्रृंखला है, सीरीज है, इसमें रिक्त स्थान में आपको कुछ ना कुछ भरना है। आप इसको पहले काउंट कर सकते हो, या उसको एक सरसरी निगाह से देखोगे तो पता लग जाता है कि टी भी आ रहा है, जे भी आ रहा है, क्यू भी आ रहा है, सी भी आ रहा है। आप बोलोगे सर 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी 5 5 का बंडा, कितने कितने का बंडा है, 5 5 का। तो यहाँ से आप आराम से बना सकते हो, 5 5 का क्यू से स्टार्ट करोगे तो ये क्यू हो जाएगा और ये क्यू हो जाएगा। सबसे पहले क्यू आना चाहिए, यहाँ क्यू है, यहाँ क्यू है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, क्यू आएगा, और यहाँ क्यू है। और देखो दूसरे नंबर पे आर आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ भी है, इसका मतलब दूसरे नंबर पे क्या आएगा, आर आएगा। अब यहाँ से देखो दूसरे नंबर पे आर आना चाहिए, इसका मतलब पहले ऑप्शन में आर आना चाहिए, आ नहीं रहा है। अब फिर यहाँ क्या आएगा, जे के बाद क्या आना चाहिए, सी, तो आर के बाद आना चाहिए सी, तो आर के बाद सी सब में आ रहा है। अब देखो लास्ट के अंदर देखो टी के बाद क्या आएगा, आप बोलो टी के बाद जे आना चाहिए, तो लास्ट में जे आना चाहिए, लास्ट में आर नहीं आ सकता। आप देखोगे यहाँ से, तो ये हो गया आपका, जो टी आएगा यहाँ पर तीसरे नंबर पे, आर सी टी, तीन ही आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी है, करेक्ट हो गया। ऐसे इसको करना है, आपको सोचना नहीं ज्यादा, क्वेश्चन में अगर बनाओगे करोगे तो टाइम निकल जाएगा। वहां पे आपको ऑप्शन काटने, कौन सा नहीं होगा वो देखो, पहले होने वाले को बाद में देखो, नहीं होने वाला वो देखो। कल से पहले का दिन यानी परसों शुक्रवार था, कल से पहले के दिन शुक्रवार था, यानी मान लो ये आज है, पहले ये मान लो कि ये आज है, और इससे पहले कल हो गया, इससे ये हो गया परसों, और ये क्या आपका फ्राइडे है, तो ये क्या हो जाएगा सैटरडे, ये क्या हो जाएगा आपका संडे। यानी आप ये सोचो कि आज क्या है, संडे है, तो कल के बाद का दिन परसों, कल हो जाएगा मंडे, और उसके बाद का परसों क्या हो जाएगा, ट्यूसडे, यानी आपका मंगलवार आपका राइट आंसर होने वाला। यही आपसे पूछा गया, 2 ऑप्शन दिए, इसको काट दीजिए, ये आपका सही होने वाला है। नेक्स्ट देखो, 5 मित्र एक बेंच में उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, और इसके बाद ये कंडीशन दी गई कौन किसके दाएं बैठा है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले इनको एक टेबल बनानी है, कितने बंदे हैं, और उसको उत्तर की तरफ बना देना है। उत्तर की तरफ नहीं लिखे तो भी इसका आंसर हम निकाल सकते, कोई बड़ी बात नहीं। मैंने बोला ये 5 व्यक्ति हैं, मैं बेटा देता हूँ पी क्यू आर एस टी, 1 2 3 4, और ये हो गया 5, और ये उत्तर की तरफ, इसका मुंह उत्तर की तरफ कर दीजिए। अब जो कंडीशन दी गई है वहां से इनको शुरू कीजिएगा। क्या कंडीशन दी रखी है, पी क्यू के ठीक बाएं बेटा है। देखो भाई, इधर हो जाएगा दाएं और इधर क्या हो जाएगा बाएं, तो क्यू के ठीक दाएं बाएं कौन बैठा है, पी। अगर मैं कहीं भी क्यू को बिठा देता हूँ, इसके ठीक बाएं कौन बैठ जाएगा, पी बैठ जाएगा। पी क्यू के ठीक बाएं बैठा है, और आर के ठीक दाएं बैठा है। अब देखो पी है ना क्यू के ठीक बाएं बैठा है, लेकिन आर के क्या बैठा दाएं, इसका मतलब आर के दाएं पी बैठा है और क्यू के बाएं बैठा है। एस टी के दाएं बैठा है, एस और टी के बीच कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन आर के बाएं बैठा है। इन जो एस है वो आर के बाएं, तो आर का बाएं किधर हो जाएगा, इधर, और टी के क्या हो जाएगा, दाएं। इस प्रकार से बनेगा टी एस आर पी क्यू, इसको यहां पर अब हटा दीजिए। इस प्रकार से ये सिटिंग बैठेगी। अब बोला कि बीच में कौन बैठा, बीच में आपका आर बैठा है। अब ऐसे क्वेश्चन आप कैसे करोगे इसको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आप बना दीजिए उत्तर की तरफ, ये आपको निशान बनाने, ताकि क्या गलती नहीं हो। फिर आपको ये पकड़ना कि रिलेशन बन रहा कि नहीं बन रहा। पी क्यू के ठीक दाएं बैठ, ठीक है, आर के भी बाएं दाएं बैठा, तो हमें ये चीजें बनाते जाना है। अभी मैं ये पता नहीं कि लेफ्ट सबसे अंत में बैठा या बीच में बैठा, वो हमें पता नहीं, लेकिन ये जरूर बताया कि बाएं दाएं बैठा, तो आप रफ में बना लीजिए। फिर आपने बोला कि एस टी के दाएं बैठा, लेकिन एस और टी में हमें कोई रिलेशन नहीं दिया, इसलिए हमने किसको पकड़ा, आर को। तो आर के बाएं बेटा कौन, एस, इसलिए सबसे पहले आर के बाएं हम बिठा देंगे एस को। ये वर्बल क्वेश्चन है, ये इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगते हैं। वेन आरेख पूछा है, नहीं इसमें जो एक सर्कल टाइप का होता है उसे बोलते हैं वेन आरेख। इस प्रकार से बने होते हैं, ऐसे ही बन सकते हैं, ऐसे बन सकते हैं, इसे बोलते हैं वेन आरेख। तो डॉक्टर, पुरुष और कलाकार, तो डॉक्टर पुरुष भी हो सकता है, डॉक्टर कलाकार भी हो सकता है, और एक पुरुष कलाकार भी हो सकता है, एक पुरुष डॉक्टर भी हो सकता है, एक कलाकार पुरुष भी हो सकता है और एक कलाकार डॉक्टर भी हो सकता है।
इसका मतलब क्या है, अगर मैं पुरुष को ये मान लूं एक सर्कल है और एक डॉक्टर का भी मैं सर्कल मान लेता हूं और एक कलाकार का भी मैं सर्कल मान लेता हूं, तो कलाकार का कुछ भाग डॉक्टर हो सकता है और डॉक्टर का कुछ भाग पुरुष हो सकता है और पुरुष का कुछ भाग कलाकार हो सकता है और इस पुरुष का भी कुछ भाग कलाकार भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब कुछ ना कुछ भाग इन दोनों में, तीनों में क्या है, मिक्स है। तो क्या मिक्स बनाना, तो ऐसे नहीं बना सकते हम इस प्रकार से कि भाई डॉक्टर का कुछ भाग, ये मान लो डॉक्टर है, ये मान लो पुरुष है और ये मान लो कलाकार है। कलाकार कुछ पुरुष हो रहे हैं, कलाकार कुछ डॉक्टर हैं, डॉक्टर कुछ पुरुष हो रहे हैं, पुरुष कुछ डॉक्टर हो रहे हैं। इस कहने का मतलब है एक गोले के अंदर दो छोटे गोले, ये नहीं होगा। और तीनों पूरी तरह से अलग अलग है, ये भी नहीं होगा। तीनों गोले एक दूसरे से आंशिक रूप से काटते हैं, यानी इंटरसेक्ट करते हैं, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी तीनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो, दिए गए में से ओड पूछा गया, यानी इसमें आप कैसे ओड निकाल लोगे। बोला जनवरी फरवरी जुलाई ये तो सब महीने हैं, ऐसा कुछ ओड है नहीं इनमें, आप कैसे निकालोगे। आप देखो कि इनमें किस में कितने दिन होता है, आप बोलो इसमें 31 दिन होते हैं, इसमें भी आप 31 दिन होते हैं, दिसंबर में भी 31 होते हैं, लेकिन सितंबर में कितने होते हैं, 30। तो ये देखो भाई तीनों में 31 हो रहे हैं, जबकि इसमें 30। इसका मतलब ये क्या है, सबसे अलग, यही आपका आंसर। ओड का मतलब ये होता है कि इनमें तीनों में से अलग निकालिए। अब ये इसे बोलते हैं कि आप ऐसे ही बोल सकते हो कि रेशियो से भी पूछ सकता है, समानुपात। घड़ी अगर समय दिखा रही है तो ओडोमीटर क्या दिखा रहे हैं। आपने देखा होगा जो ओडोमीटर होता है कि गाड़ी के अंदर लगा होता है, जो डिस्टेंस को बताता है कि गाड़ी कितने किलोमीटर चली है। अगर मैं बात करूं स्पीड, गति, इसको मापने के लिए होता है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या करता है, गति को मापता है। बैरोमीटर की बात करूं तो वायुमंडलीय दाब को मापता है बैरोमीटर। बैरोमीटर किसको मापता है, वायुमंडलीय दाब या दाब को। अगर मैं बात करूं लेक्टोमीटर, लेक्टोमीटर मापता है दूध की शुद्धता को। दूध ये मिल्क है, इसकी शुद्धता को मापने का काम करता है लेक्टोमीटर। अगर भूकंप की तीव्रता, अगर भूकंप की तीव्रता की बात करूं तो वो होगा सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता वो क्या हो जाएगा, सिस्मोग्राफ। और अगर मैं ताप की बात करूं तो हो जाएगा थर्मोमीटर। ये इंग्लिश के वर्ड भी है, हिंदी के वर्ड भी शामिल है। अगला है प्लस का अर्थ माइनस है, तो आप जैसे दिया है इसमें बोर्ड मास का नियम लगाना है। प्लस का अर्थ माइनस है, सबसे पहले देखिए कि हमारा क्या गुणा, तो गुणा का अर्थ देखिए कहाँ पे है, आपको कहीं दिखाई दे रहा गुणा का अर्थ, इसमें कहीं गुणा का अर्थ आपको नहीं लिखा, इसका मतलब गुणा का अर्थ गुणा ही रहेगा। 30 गुणा ये 5 है। और इस भाग का अर्थ क्या हो जाएगा, इसमें कुछ क्वेश्चन मिस्टेक की गई है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक की गई है। या तो ये होगा कि यहाँ गुणा का अर्थ क्या है, भाग है, और भाग का अर्थ क्या हो जाएगा, प्लस है। हाँ ये क्वेश्चन है कि गुणा का अर्थ क्या है, भाग है। क्वेश्चन में मिस्टेक की गई है कि गुणा का, इस गुणा का अर्थ क्या है, भाग, और कितना 5, और भाग का अर्थ क्या है, प्लस 4, और माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ क्या है, गुणा 6, और प्लस का अर्थ क्या है, माइनस। ये इसको, अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, बोर्ड मास के नियम से। बोर्ड मास, यहाँ आपको ब्रैकेट और ऐसा कुछ दे नहीं रखा ऑफ वगैरह। सबसे पहले हम करेंगे डिवाइड, इसके बाद मल्टीप्लाई, फिर ऐड, और फिर घटाएंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो भाई 30 के अंदर 5 का भाग कितनी बार, 6 बार। फिर क्या करेंगे, गुणा, 6 चौक 24, और माइनस का 2। देखो भाई अगर मैं 2 घटा लूंगा तो ये बच जाएगा 22, 22 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका 28। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपको क्वेश्चन करना है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन बड़े इजी हैं और एयरपोस्ट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको डरना नहीं। बाई ऑप्शन भी कर सकते हो, बेसिक लगा भी कर सकते हो, और जहां आपको दिक्कत आ रही है आप शॉर्ट ट्रिक का भी यूज कर सकते हो। ऐसे कुछ हर क्वेश्चन में आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं लगानी है, लेकिन कुछ क्वेश्चनों में आप शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो। अब ऐसे क्वेश्चन है, अगर आपने कभी नहीं पढ़ा तो आप ऐसे लाइन बना के भी कर सकते हो, लेकिन लाइन बना के इनको नहीं करना। अगर 45 कक्षों की छात्रा में राहुल का स्थान ऊपर से हटा हुआ है तो नीचे से कौन सा होगा, ऐसा कुछ ना जाए। इसका मतलब क्या, अगर टोटल जो स्टूडेंट होते हैं ना वो टॉप प्लस बॉटम -1 होते हैं। अगर मैं टोटल स्टूडेंट की बात करूं, टॉप प्लस बॉटम -1 होते हैं। जहां भी देखोगे 2 बार क्या होता है, एक संख्या को काउंट किया जाता है। जैसे मान लो इधर से मैं बोलूंगा लेफ्ट से आपका हो गया 5 नंबर पे, और राइट से हो गया कितने पे, 6 नंबर पे। इसका मतलब जो ये पॉइंट है वो 2 बार काउंट किया गया। अगर मैं टोटल की बात करूंगा वो हो जाएगा लेफ्ट
प्लस राइट, और जो 2 बार काउंट हुआ उसको क्या कर दोगे, एक बार घटा दोगे। यही होता है टॉप और बॉटम में। अगर मैं ऊपर से बात करूंगा कि अगर टॉप से मान लो 15 नंबर पे, अगर टॉप से नंबर 15 पे है और मैं बोलूंगा बॉटम से भी 17 नंबर पे है, जो ये पॉइंट होगा इंटरसेक्ट, वो 2 बार काउंट होगा। 2 बार काउंट होगा, इसका मतलब इनके दोनों को जोड़ के फिर घटाना, क्या बन जाएगा, टोटल। तो यहाँ आपको टोटल दिया कितना देर का, 45, और टॉप से कितना देर का, ऊपर से स्थान 18, और बॉटम से आपसे पूछा गया है और -1। अगर -1 को इधर लेके आऊंगा तो ये बन जाएगा 46, और 46 में से अगर 20 घटाओगे तो ये बन जाएगा 26, जबकि हमको घटाना कितना है, 18। तो 20 में घटाकर 18 घटाइए तो बन जाएगा 28। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये आपका क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें फंस जाता है, कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन इनको बोलते हैं। इनमें कुछ नहीं करना, जब क्वेश्चन इजी हो तो आपको वेन आरेख से ही कर सकते हो। कैसे करोगे, सभी इंजीनियर वैज्ञानिक हैं, तो सभी इंजीनियर क्या है, वैज्ञानिक हैं। ये सभी इंजीनियर होंगे, मान लो छोटा बना सर्कल, सभी इंजीनियर के अंदर क्या जाएंगे, वैज्ञानिक आ जाएंगे। कुछ वैज्ञानिक लेखक हैं, तो मैंने बोल दिया कुछ वैज्ञानिक क्या है, लेखक हैं। अब देखो, ना तो हमें ये बताया कि कुछ वैज्ञानिक इंजीनियर है, और ना हमें ये बता रखा कि कुछ वैज्ञानिक इंजीनियर नहीं है, यानी इंजीनियर और वैज्ञानिक के बीच में कोई भी संबंध नहीं है। तो ये बोला कुछ इंजीनियर लेखक है, ना तो इसमें बता रखा, ना इसको मना किया, ना इसको हाँ किया, इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया। कोई भी इंजीनियर लेखक नहीं है, ये भी नहीं कहा इसने, इसका मतलब ये भी क्या गया हो गया, गलत, यानी दोनों क्या हो गए, गलत। नेक्स्ट देखो, अगर एक महिला की ओर इशारा करते हुए पुरुष ने कहा उसकी एकमात्र बेटी के पति मेरे माँ के इकलौते दामाद हैं, तो वो महिला उस पुरुष के किस प्रकार संबंधित हैं। यानी एक पुरुष ने एक महिला की तरफ इशारा किया, इसमें डायग्राम नहीं बनाना है, ये जो छोटे क्वेश्चन में डायग्राम नहीं बनाना है। एक महिला की तरफ एक पुरुष ने इशारा किया, और पुरुष ने बोला क्या कि एक उसकी एकमात्र बेटी, यानी उस महिला की एकमात्र बेटी है कि पति वो मेरे माँ के दामाद है, यानी जो महिला है वो उसकी माँ है, क्या है, उस महिला माँ है, महिला का, यानी महिला से संबंध पूछा है तो महिला कौन है, उसकी माँ है। डायरेक्ट देखो, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेना है। ऐसे क्वेश्चनों को मैं बार बार बता रहा हूँ कैसे करना है, अगर ऐसे क्वेश्चनों को इस तरीके से नहीं करोगे तो वहां टेबल की तरफ चारों तरफ घूमते मिलोगे। मैं आपको समझा देता हूँ। पहले सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आते ऐसे बना लीजिएगा, कुछ नहीं करना, पहले समझने के लिए शुरुआत में 2-4 बार बनाना, फिर नहीं बनाना, एक ही बार बनाना है। ये है आपका बायां, ये हो गया दायां, ये मान लो राइट हो गया, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया आपका फिर लेफ्ट हो गया, ये फिर लेफ्ट हो गया, ये फिर लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ये आपका राइट हो गया, और ये आपका राइट हो गया। अब कहीं भी घुमा दीजिए। ये अमित अपने घर से उत्तर की तरफ 10 मीटर चलता है, मैंने बोल दिया अमित अपने घर से 10 मीटर उत्तर की तरफ चलता है, ये 10 मीटर चल गया उत्तर की तरफ, फिर वह दाएं मुड़ता है, यानी आपको सोचना नहीं दाएं इधर हो गया, कितना चलेगा 10 मीटर, कितना चले फिर चलेगा 15 मीटर, कितना चलेगा 15 मीटर। अब आप देखोगे पूर्व की तरफ है, कहाँ है, पूर्व की तरफ, और फिर दाएं मुड़ता है। अब सोचना नहीं है, ऊपर जाएगा तो बाएं हो जाएगा, नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, दाएं, और फिर 10 मीटर चलता है, ये फिर चल गया 10 मीटर, इन पहले 10 मीटर ऊपर गया तो फिर 10 मीटर नीचे भी आ गया। अंत में बाएं मुड़ता, अगर नीचे की साइड में है और बाएं मुड़ाना है तो किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, बाएं मुड़ के फिर 5 मीटर चलता है, तो ये बुला दिया हमने 5 मीटर चल गया। अब मैं अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, किस दिशा में, ये इसका प्रारंभिक सेंटर पॉइंट जहां से ये शुरू हुआ था, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था, अगर इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ अब वो यहाँ पे है, तो इस पॉइंट से किस दिशा में हो गया, पूर्व दिशा में, तो ये पश्चिम वाला नहीं हो सकता, उत्तर वाला भी नहीं हो सकता है। अब इससे यहाँ से कितना होगा, आप बोलोगे 15 तो ये हो गए और 5 ये हो गए, इसका मतलब कितना हो गया, 20 आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो ऐसे बनाना है, पहले सीखना है, लेफ्ट राइट का पता होना चाहिए, ताकि मैं सोचने की जरूरत नहीं, वहां कुर्सी घुमाने की जरूरत नहीं रहेगी, आप वहां डायरेक्ट कर सकते हो। अब ये सीरीज का क्वेश्चन है कि सीरीज में आगे क्या आएगा, मैंने आपको कल बताया था, या तो ये स्क्वायर की सीरीज चल रही होगी, या एक क्यूब की सीरीज चल रही होगी, या एक टेबल चल रही होगी, या कोई मल्टीपल चल रहा होगा। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा कि मल्टीपल ये वगैरह कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लूंगा गैप, क्या लूंगा, गैप। तो ये लिखा 7, 11, 20, 36 और 61। अब मैं जैसे ही गैप लूंगा मुझे पता लग जाएगा, 7 और 11 गैप 4 हो गया, 11 और 20 का गैप कितना हो गया, 9, और 20 और इसका 36 का गैप कितना हो गया, 16, और 36 और 61 का गैप कितना हो गया, 25। और मैं सेकेंड सीरीज को जैसे ही देखूंगा मुझे पता लग गया ये क्या है, स्क्वायर सीरीज, क्या है, स्क्वायर सीरीज। ये नीचे वाली जो सेकंड सीरीज बन रही है वो क्या है, स्क्वायर है, इसका मतलब जो आगे का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36, 36 इसमें जोड़ोगे तो यूनिट जाएगा 7, कितना आएगा 7, तो 97 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला देखो, एक निश्चित कूट भाषा में
इसको ये लिखा गया और आपसे पूछा गया इसको क्या बताओगे आप। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप देखोगे तो सबसे पहले कूट भाषा में आपको पता होना चाहिए कौन कितने नंबर पे है। GLAMOUR और ये किस में बदल रहा है आपका IJCNMW और P में। आप पहले या तो मार्किंग कर दीजिए, जी मतलब 7 और 12 1 13 15 21 18, ये आपका हो गया 16, ये 23 13, ये 14, ये हो गया 3 हो गया, जे 10 पे और 9 पे हो गया। अब इस चीज को देखिएगा एक बार कि 7 में आपने 2 जोड़ा, ठीक है, और यहाँ पे कितना जोड़ा, ये घट गया 2, यहाँ आपने जोड़ा 2 और यह आपका माइनस हो गया 2, और फिर आपने 2 जोड़ा है, फिर आपका 2 माइनस हो गया है, ये तो आपका 1 प्लस हुआ है, और फिर आपका ये 2 घट गया है, फिर आपका ये 2 बढ़ गया है, और फिर आपका ये 2 घट गया। इस चीज को समझिएगा कि 2 प्लस हो रहा, फिर माइनस हो रहा, प्लस हो रहा, माइनस हो रहा, प्लस हो रहा, माइनस हो रहा, लेकिन एक जगह ऐसी है जो बीच में है, वहां सिर्फ कितना प्लस हो रहा, 1। तो मैं आई से क्या लूंगा, आई के बाद क्या आएगा, जे। तो मेरे को ये देखना आई के बाद क्या आना चाहिए, जे। लेकिन यहाँ क्या है, सीरीज से घटेगा बढ़ेगा, घटेगा बढ़ा होगा ना, तो इससे किस कूट भाषा में लिखा जा सकता है, यानी उसका उल्टा। यानी अगर मैं इसकी बीच सेंटर की बात करूंगा, सबसे पहले टी की, TOPICAL, अगर इसकी बात करता हूं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 2 जोड़ेंगे। टी के बाद कितने 2 जोड़ने पे क्या आ जाएगा, आप बोलोगे ये 20 पे है तो ये कितना आ जाएगा, ये 22, और 22 पे क्या है, वी, तो यू नहीं आएगा, पहली बात यू नहीं आएगा। इसके बाद क्या, ओ कितने पे है, 15 पे, अगर 2 जुड़े इसके बाद 2 घट जाएगा, 13 का मतलब एम, तो एम सब में है। इसके बाद पी कितने में, 16 पे, तो अभी 2 घटा है, 2 की बार जुड़ जाएगा, यानी आपकी बार क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। इसमें क्या है, एन, ये भी नहीं होगा। अब देखिए ये बीच में आई, और आई का मतलब कितना होगा, 9, और 9 में 2 जोड़ोगे, 1 जोड़ोगे कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, और 10 का मतलब क्या है, जे होना चाहिए था, ये तो प्रिंट मिस्टेक है, इसमें जे होना चाहिए। और फिर यहाँ पे क्या होगा, 2 घटा है, 2 बढ़ा है, फिर 2 घटेगा, फिर क्या बनेगा, 2 बढ़ेगा, फिर 2 घटेगा। अगर एल 12 पे है तो 2 घटा दीजिए, 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 14, ये आपका एन आपका राइट आंसर होना चाहिए। इसमें जे आपका होना चाहिए, तो जे सेंटर में लेकर आना था, ठीक है भाई, ये आपका गलत हो गया, ये तो जे आना चाहिए इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो ये आपका एक रागा का प्रैक्टिस सेट था एयरफोर्स वाई ग्रुप और मेडिकल असिस्टेंट के लिए। तो मैंने कोशिश की आपको हर क्वेश्चन समझाने की, और ये जो क्वेश्चन था इसमें आप वापस सही कर लीजिए, ये जे आएगा, जे से बनेगा, क्योंकि यहाँ एम से एन हुआ है, एम से क्या हुआ, एन हुआ है, तो ये ज्यादा इसमें चेंज नहीं हुआ, तो आपको भी ज्यादा इसमें चेंज नहीं करना। देखो ये 3 के बाद एम है, ये एन हुआ तो एक ही बढ़ा, तो इसमें भी एक ही बढ़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने एयरफोर्स के जो ये मेडिकल असिस्टेंट का पेपर करवाया, मुझे लगता है कि आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही आपको क्वेश्चन एग्जाम में अप्रोच करनी है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर पसंद आया तो एक अच्छे सा कमेंट कीजिएगा। इसी जोश और जुनून के साथ मैं अगला पेपर सेट लेकर आऊंगा, और कुछ जो चुनिंदा कंसेप्ट हैं जो एयरफोर्स में पूछे जाएंगे वो मैं आपको यहाँ लगातार करवाता रहूंगा 4-5 के मिनट के वीडियो के माध्यम से। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।